बच्चों, वीडियो के इस अंक में आज हम लोग गद्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लहासा की ओर। लहासा की ओर नामक चैप्टर के माध्यम से पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी क्या देश की भौगोलिक सीमाओं से अवगत कराने के साथ साथ भाषा और संस्कृति पर भी विशेष बल दिया है। ये एक जगह 2 महीने से अधिक रहना पाप समझते थे। सांस्कृत्यायन जी के संबंध में थोड़ा सा मैं बता दूं। यात्रा वृतांत यह है और यात्रा वृतांत की ये बहुत ही धनी व्यक्ति थे। यात्रा वृतांत इनका बहुत फेमस हुआ है, एक से बढ़कर के एक इनकी यात्रा आदि आदि तरह तरह के ये यात्रा वृतांत लिखे हैं। एक जगह तो इन्होंने लिखा है कि करतल शिक्षा तरुतर वास, यदि कोई अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी रचना है। घुमक्कड़ जिज्ञासा मतलब यह इन्होंने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति घुमक्कड़ है। यदि किसी बात को आप पुस्तक में पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान से अधिक ज्ञान आपका क्या है, उस स्थान को जाकर के देखना। तो इन्होंने इस चैप्टर में यात्रा वृत्तांत के संबंध में बताया है कि उस यात्रा में हम लोगों ने क्या किया, कैसे देखा, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ की व्यवस्था क्या है। तो आइए हम लोग मूल चैप्टर से अवगत होते हुए देखें कि पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी इस लेख में, इस यात्रा वृत्तांत में क्या बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। इन्होंने बताया कि उस समय तिब्बत भेजी जाती थी और उस समय केवल यही रास्ता हुआ करता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले भी बने हुए थे इनके रास्ते में, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान क्या गिर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कुछ दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त माने छोड़ा हुआ, जिसमें लोग अब रहते नहीं हैं। चीनी किला, चीन का बनाया हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पात, छुआछूत आदि का सवाल ही नहीं है। कोई इस भेद को नहीं मानता और न औरतें पर्दा ही करती हैं। किसी से लजाने वाला कार्य वहाँ नहीं करती हैं, लज्जा नहीं करती हैं, पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। उनके ऊपर प्रतिबंध रहता है कि आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो, आप भी घर में जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देगी, चाय बना देगी, चाय आपको दे देगी। इसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट करके उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। जहाँ वहाँ का स्थानीय बर्तन है क्या, इन्होंने कहा कि टोटीदार बर्तन, खोटी जिसको कहते हैं, उसमें रख करके आपको दे देगी।
यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, किचन से अर्थात रसोई घर से यदि बैठक की व्यवस्था दूर पर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, जो मैंने दिया हुआ डाला गया कि नहीं डाला गया, तो आप खुद जा कर के चौंगी में चाय मत करके ला सकते हैं, चाय बना करके ला सकते हैं। किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। चाय का रंग तैयार तो हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल वहाँ तक जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आगे इन्होंने क्या बताया कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने के लिए आया, रास्ता दिखाने का टैक्स लेने के लिए आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, जो इनको चिट्ठा मिला हुआ था, ये दोनों चिट्ठे उन्हें वापस कर दिए। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति वहाँ का स्थानीय आदमी था जो इन लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य कर रहा था। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौट रहे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर के आए थे। लेकिन इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद जब हम लोग लौटे तो उस समय भिखमंगे की तरह से नहीं, एक सभ्य यात्री की तरह से हम लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इन लोगों का सम्मान हुआ। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। जिस समय ये लोग ये भिखमंगे के रूप में गए थे, उस समय इन लोगों का अधिक सम्मान हुआ। लेकिन जब ये लोग भद्र यात्री के रूप में गए, सम्मानित यात्री के रूप में गए, घोड़े पर सवार होकर के गए, तो किसी ने इनका सम्मान नहीं किया, किसी ने रहने के लिए जगह भी नहीं दी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खास कर शाम के वक्त छंग पी करके बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, छंग पी करके मस्त हो जाते हैं संध्या के समय में। आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब हमें क्या हुआ, सबसे विकट डाढ़ा थोंगला पार करना था। स्थानीय क्षेत्र है और चीन के सभी, ये तिब्बत के सभी क्षेत्र हैं, अर्थात कुछ शब्द इसमें कठिन अवश्य मिलते हैं। जब हमने सबसे विकट अर्थात भयंकर डाढ़ा थोंगला पार करना था। डाढ़े तिब्बत से सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंची होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, गांव वगैरह नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। वहाँ डाकू अत्यधिक मात्रा में रहते हैं और वहाँ उनके लिए रहने का उचित वातावरण भी है। तिब्बत में गांव में आकर के खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। तरह तरह के लोग इसमें मर जाते हैं, लेकिन कोई उनको देखता तक नहीं, कोई परवाह तक नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। आप और जानते हैं कि कानून साबुत मांगता है, वहाँ कोई गवाह आपका रहेगा नहीं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैसा है कि नहीं है। टटोलते बाद में हैं, मारते पहले हैं।
हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते रहते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, धड़ल्ले से लोग लेकर के घूमते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था, अर्थात किसी ने किसी को मार दिया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार करके जीभ निकाल करके कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अर्थात जब सब लोग निकल जाते तो ये अपना साधारण जिंदगी जीने लगते, और जब कोई आता तो ये भिखारियों का वेश बना करके भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद करके कैसे चलते? आखिर उस रास्ते पर पीठ पर सामान लाद करके चलना संभव नहीं था। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। अब तक जो हम लोगों ने पैदल चला वो चला, लेकिन अब कम से कम 2 घोड़े कर लिए जाएं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, पैदल चलने की भी नौबत नहीं आएगी और निश्चित रूप से हम अपने सामानों को भी उसी पर लाद लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर के ऊपर की ओर चले, अर्थात और आगे बढ़े। उस पर्वत पर आगे के लिए हम अपनी तैयारी शुरू किए। क्या हुआ? डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी करके और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे, अर्थात जहाँ पर हम लोग पहुँचे थे वह दूरी समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट की ऊंची थी। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, अर्थात दिखाई पड़ रहे थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। जब उधर नजरें जा रही थी तो देखने पर वे सभी के सभी पर्वत क्या नंगे दिखाई देते थे। न वहाँ बर्फ ही सफ़ेद थी और न किसी तरह की हरियाली। नंगे का मतलब क्या? उन्मुक्त, खुला हुआ, जिस सुंदरता को आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता का स्थान था। डाढ़े के देवता का रहने का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था, जिसको देख करके मालूम होता था कि देवता का स्थान है, देवालय है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, जहाँ पर ढलान कम थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? चढ़ाई तो कुछ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अर्थात चढ़ते समय कठिनाई भले ही हो रहा था, लेकिन पर्वत से उतरने के समय किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं। शायद 2-1 और सवारी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहिए। उसे मार करके तेज चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे वो स्वाभाविक रूप से चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, पीछे हो गया और 2 किलोमीटर और इन्होंने कहा है धीरे धीरे वह बहुत पीछे हो गया और मैं वहाँ का स्थानीय दोनों की वस्तुओं की जगह पर अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। देखिए वहाँ का स्थानीय स्थान जो है, मैंने बताया कि बहुत ही उच्चारण करने में भी बहुत कठिन होते हैं। जब मैं जोर देने लगा तो वह
क्या और सुस्त पड़ गया। जिस घोड़े को ये चलाने के लिए तेज चलाने की कोशिश कर रहे थे वह और क्या सुस्त हो गया। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, अर्थात दोनों तरफ रास्ते जा रहे थे। मैं दाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया, दूसरा रास्ता पकड़ करके ये 1-1.5 मील तक आगे निकल गए। निकलने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा चला गया आगे एक घर में। पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, जिस रास्ते को हम लोग छोड़ करके आ गए हैं। फिर लौटकर उसी को पकड़ना था। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, 1 मील की दूरी पर ही था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले और वह सुमति वहाँ का स्थानीय रास्ता दिखाने वाला मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अब गुस्सा करने पर ऐसे ही चेहरा लाल हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। अब उस समय ये भी गर्म होते तो बात गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने नरमी से अर्थात अत्यंत सीधे से इन्होंने उत्तर दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। जो तुम समझ रहे हो कि मैं जानबूझ करके देख किया हूँ, तो यह मेरा कसूर का मतलब दोष नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, जो धीरे धीरे चल रहा है, इतना धीरे धीरे चल रहा है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि कहीं दिन में पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। जितना जल्दी वह गर्म होता था उतना जल्दी ही वह नरम भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, उनको चाहने वाले। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। वहाँ का स्थानीय पेय पदार्थ होता है, थुप्पा मिला। उसके बाद ये लोग आगे चलने की कोशिश करने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे। समय कम है वीडियो के इस अंक में, बस इतना ही। बाकी अंश हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।